discuss the last topic related to shares. ठीक है, we have done all the levels of questions जहाँ पे forfeiture, reissue, ठीक है, कैश बुक बनाना, प्रो राटा अलॉटमेंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश, एवरीथिंग. सिर्फ एक पार्ट बच गया था, दैट इज बैलेंस शीट. अब ध्यान रखना, आप लोग के एग्जाम में बैलेंस शीट वाला जो सेगमेंट का क्वेश्चन है, आने से वो सेपरेटली आएगा. पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन के साथ में बैलेंस शीट भी नहीं आएगा. ठीक है, आपके सिलेबस में कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ओनली नोट्स टू अकाउंट सिलेबस का पोर्शन. ठीक है, अब समझने की चीजें होती क्या है. जब अपन अभी तक बैलेंस शीट की बात करते हैं बिफोर कंपनी, देखो कितने तरह की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में. एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप, एलएलपीज एंड कंपनीज, राइट. तो अभी तक आपने सोल प्रोप्राइटर का एक बिजनेस का बैलेंस शीट कैसे बनता है वो बनाया था क्लास 11 में. देन 12th में पार्टनरशिप बिजनेस का बैलेंस शीट वगैरह कैसे बनता है वो बनाया. नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंपनीज. ठीक है, अब इनका जब अपन बैलेंस शीट बनाते थे, दैट वाज इन द टी शेप. इस तरफ आप एसेट्स लिखते थे और इस तरफ लाइबिलिटीज एंड अमाउंट. नो सॉल्व, इसलिए आगे आ जाओ. ठीक है, तो जब आप अपन पार्टनरशिप बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बैलेंस शीट बनाते, इट यूज्ड टू बी टी शेप. बट देयर वाज अ लॉट ऑफ इशू विद द टी शेप अकाउंटिंग. सबसे बड़ा इशू था कंपेरेबिलिटी. सपोज एज ए इन्वेस्टर, यदि मुझे किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं उस बिजनेस का परफॉर्मेंस चेक करूंगा. अब परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करंट ईयर की बैलेंस शीट को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बोरोइंग्स पिछले साल 100 करोड़ की थी. अब नया साल में जब वापस से बैलेंस शीट बना है करंट ईयर के एंड में, द बोरोइंग्स इज 250 करोड़. तो बताओ, क्या ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी बोरोइंग्स बढ़ रही है, मतलब लाइबिलिटीज बढ़ रही है, राइट. रिस्की कंपनी बना. सपोज बोरोइंग्स था 100 करोड़, नाउ द वैल्यू ऑफ बोरोइंग्स इज 20 करोड़. एज ए इन्वेस्टर आपका फेथ जनरेट होगा या नहीं होगा. आपको लगेगा ठीक है कंपनी अच्छा चल रहा होगा तभी तो बोरोइंग्स को रीपे कर पा रहा है, राइट. लेकिन उसके लिए कंपेयर भी तो करना पड़ेगा. भाई मेरा प्रेजेंट जो बोरोइंग्स है और पिछले साल कितना बोरोइंग्स था, प्रेजेंट कैपिटल कितना है और पिछला साल कैपिटल कितना था, प्रेजेंट एसेट्स कितनी है और प्रीवियस ईयर एसेट्स कितना था, तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे ना. यानी आपकी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होना चाहिए. क्लास 11 के फंडामेंटल क्लासेस में आपने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स था दैट इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल. तो जब इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होगा तभी आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, राइट. बट टी शेप में वो ड्रॉबैक, हमारे पास एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, राइट, तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते. तो भैया सॉल्यूशन तो है. कोई बोलेगा तो आप ऐसे कर दो ना, ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, इधर लाइबिलिटीज, इधर एसेट्स, देन अगेन करंट ईयर, देन अगेन प्रीवियस ईयर. अब आ गया कंपेरेबिलिटी. मुझे क्या करना है, करंट ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके ही तो डिसीजन लेना है ना. बट ऐसा करने से आपको नहीं बड़ा गंदा सा फॉर्मेट हो गया. पेज का विड्थ अलाउ नहीं करता. फर्स्ट वहां जा रहे थे, सोचने वाले ने तो ऐसा भी सोचा हो, राइट. बोलता है यार ये तो बहुत प्रॉब्लम है, किसी को लेने इतना बड़ा पेज ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, राइट. तो प्रॉब्लमेटिक था. तो हुआ क्या, कंपनीज के लिए एक नया फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया. ठीक है, अब ये फॉर्मेट लिखा कहां गया, शेड्यूल 3 में. शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. उसके अंदर में कंपनीज का बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा वो प्रिस्क्राइब कर दी, राइट. अब कोई भी इंडिया में कंपनी है तो उसको उसी फॉर्मेट में अपना बैलेंस शीट बनाना होता है. इट इज अ फॉर्मेट, इट इज नॉट अ फॉर्म. देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेट एंड फॉर्म. क्या डिफरेंस होता है? हाँ,
फॉर्म के अंदर में आप कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते। सपोज आपका स्कूल का एडमिशन फॉर्म है, उसमें प्रिस्क्राइब्ड कॉलम्स है, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो क्या? जो चीज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है आप उसमें क्या करते हो, खाली छोड़ दिया, फिर नॉट एप्लीकेबल। लेकिन ये कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो क्या? जो जैसा है वैसा ही रहेगा ना। यानी फॉर्म में चेंजेस नहीं हो सकता, बट फॉर्मेट में ऑल्टरेशन पॉसिबल है। फॉर्मेट है, तरीका है, दिखने में ऐसा अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। यानी मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल इन अ फॉर्मेट, बट इन अ फॉर्म मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो जो ये फॉर्म्स है ना, फॉर्म्स कंपनीज में, नॉर्मल कंपनीज के लिए नहीं प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन इंडिया में कंपनीज एक्ट के अलावा और भी 2-3 एक्ट है जो कंपनीज को रेगुलेट करता है, जो स्पेसिफिक उनके लिए बना है। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन एक्ट, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जितनी भी है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को फॉलो करती है, वो कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करती। जितनी भी बैंक्स है, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करती है, उनके लिए सेपरेट एक्ट है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, आईआरडीए एक्ट को फॉलो करती है, राइट, उनके लिए सेपरेट एक्ट है। तो उन एक्ट्स में जो प्रिस्क्राइब तरीका बताया ना कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा, दैट इज फॉर्म, उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट कंपनीज एक्ट के अंदर में जो तरीका बताया कि कंपनीज लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएगा, इट इज अ फॉर्मेट, ठीक है। अब ये फॉर्मेट कैसे प्रिस्क्राइब किया उन्होंने, कि देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो प्रीवियस तरीके में था, जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, कि कंपैरेबिलिटी नहीं हो पा रही थी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, अमाउंट का प्रीवियस ईयर का कॉलम ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद प्रॉब्लम ये आई, लेंथ, ये विड्थ वाइज तो लंबा हो रहा था, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने यहां से इसको कट किया और इसके नीचे लेके आ, यानी लाइबिलिटीज को ऊपर रख दिया और एसेट्स उसके नीचे लेके आ गए। नाउ दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब हम टी शेप में बैलेंस शीट नहीं बनाते। इज इट क्लियर? शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है, ऐसे ही बनाते। अब आप बहुत सारी कंपनीज का बैलेंस शीट देखोगे तो आपको पता चलेगा उन लोग एसेट्स को ऊपर रखते हैं और लाइबिलिटीज को नीचे रखते हैं। बट शेड्यूल 3 में तो ऐसा नहीं दिया हुआ। इट्स अ फॉर्मेट, ऑल्टरेशन इज अलाउड। आई बात समझ में? कंपनी की अपनी मर्जी, बट ये होगा ऊपर नीचे, अब पैरेलल नहीं होगा। आई बात समझ? देयर इज नो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। क्लियर है? आई, हाँ, नहीं करता है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है। हम कोई भी चीज तब करते हैं जब ऑब्लिगेशन है। तुम स्कूल यूनिफॉर्म घर पे क्यों नहीं पहन के बैठती, या फिर स्कूल यूनिफॉर्म ट्यूशंस में क्यों नहीं पहन के आती, सिर्फ स्कूल में ही क्यों पहनती हो? ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो जहां हमारे पास ऑब्लिगेशन नहीं है, तो जो इजी वे होता है हम वैसे कर लेते हैं। और प्लस पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इन्वेस्टर का पैसा नहीं लगा हुआ, तो हमें वहां इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों को कन्वे नहीं करनी है। चीजें वहां कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जहां इन्वेस्टर का पैसा लगता है, बिकॉज हमें उनको जवाब देना है, राइट। तो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा इलाबोरेटिव होनी चाहिए कि वो बार बार हमसे पूछे नहीं, इसीलिए फॉर्मेट में चेंज किया गया, सो दैट यूजर्स को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाए। आई बात समझ में? अब इसमें क्या हुआ, पहले लाइबिलिटी और बाद में एसेट्स। अब जब हम टी शेप बनाते थे, तो याद करो यहां कैपिटल लिखते थे, इस कैपिटल के अंदर में आप प्रॉफिट भी ऐड करते हो, एंड आउटर कॉलम में वैल्यू आता है। देन फिर आप लिखते हो नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, इधर नॉन करंट एसेट्स और इधर करंट एसेट्स, राइट। अब जब यही चीज कंपनी में कन्वर्ट हुआ, चीजें तो सेम ही रहेगी, बट कंपनी में क्या एक ही मालिक होता है क्या? बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। द पर्सन होल्डिंग द शेयर्स इज नोन एज द शेयर होल्डर, और उनके पैसे को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल, राइट। अब शेयर मालिक लोगों के पैसे को हम बोलते हैं फंड। अब क्या सिर्फ शेयर कैपिटल ही मालिक का पैसा है क्या? कंपनी में जितने भी प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, ये भी किसका होता है?
मालिक लोग का हमने पार्टनरशिप में देखा था, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था तो जितने भी WCR, IFR, जनरल रिजर्व होता था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटते थे। क्यों? क्योंकि वो तो पार्टनर का ही पैसा है। सिमिलरली अब हम जब नया प्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे पहले वी हैव टू प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड। व्हेन आई से शेयर होल्डर, इट मींस इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के फंड में क्या क्या आएगा? उनका खुद का पैसा, दैट इज कैपिटल, प्लस ऑल द प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अब मेरा नया फॉर्मेट में क्या हो गया? ऊपर में कंपनी का नाम आ जाता है, ठीक है, यहां कंपनी का नाम आ जाएगा समवेयर। देन उसके बाद में बैलेंस शीट, एसेट। अभी मैंने वर्ड लिखा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मींस दिस इज नॉट ए कंप्लीट बैलेंस शीट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस शीट। और यहां पे भी मेरा सिलेबस सिर्फ कवर करता है इसको, इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाने को, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, फॉर्मेट कैसा बना, पर्टिकुलर्स, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये तो समझ में आता है, राइट। अब ये नोट नंबर, ये नोट नंबर क्या है? उन्होंने बैलेंस शीट को कंसाइज किया। हम पहले क्या करते थे, सारी चीजें बैलेंस शीट में लिखते थे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लेस डेप्रिसिएशन, एड रीवैल्यूएशन, एवरीथिंग बैलेंस शीट में ही लिख रहे थे, राइट। बोलते यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट क्यों बनानी? यदि किसी को टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो दो ना, और डिटेल में चाहिए तो जाके देख लो। आई बात समझ में? जैसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? सिर्फ बैलेंस। अब उस लेजर में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो देखना है तो क्या करो, लेजर चले जाओ। और किसी को अपने बिजनेस में एक पर्टिकुलर डेट में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो चेक करना है तो क्या करो, जर्नल देख लो। आई बात समझ में? तो वही थंब रूल पे उन्होंने बैलेंस शीट को बनाया। उन्होंने बोला कि हम फेस ऑफ द बैलेंस शीट में बहुत कंसाइज चीजें रखेंगे। अब उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओ। सो नोट्स टू अकाउंट्स इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट में लिखते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स का नाम हो गया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसके अंदर में आपकी कौन सी एसेट है वो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते, नीचे बिलो द बैलेंस शीट, राइट। हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब हमने जिनसे लंबे समय के लिए उधार ले रखा है, हम टोटल वैल्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब किसी को जानना है कि हमने किससे किससे लोन ले रखा है तो गो टू द नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स में आपको अच्छे से दिख जाएगा कि हमने किससे कितना पैसा उधार ले रखा है। आई बात समझ? इससे चीजें क्या हो गई, कंसाइज हो गई, हर एक यूजर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया। तो अभी अपने को क्या ध्यान में रखना है, मेरा पहला है पोर्शन पहले नाम क्या था, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के साथ में क्या आ गया, इक्विटी भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो हेडिंग डाल दिया उन्होंने इक्विटी एंड लाइबिलिटी। सबसे पहले हम कैपिटल प्रेजेंट करते थे, यानी मालिक लोग का पैसा। तो मालिक लोग के पैसे को हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर अब इस फंड में तीन चीजें आती है, एक मालिक का खुद का पैसा, दैट इज शेयर कैपिटल। दूसरा, बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस है वो आते हैं अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस, चाहे वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, चाहे वो IFR है, चाहे वो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, कुछ भी है वो सब अब इधर आए। पहले तो हम क्या करते थे, लॉसेस होने से किस तरफ दिखाते थे बैलेंस शीट का, पीएनएल का लॉस किस तरफ, एसेट साइड में। अब ऐसा नहीं होता, अब लॉसेस है तभी भी आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखाना पड़ेगा एज ए नेगेटिव वैल्यू। आई बात समझ में? एसेट साइड में प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है? एंड द थर्ड लाइन आइटम इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। और शेयर्स के चैप्टर से तो वैसे भी लेना देना नहीं है, बट स्टिल समझ के रखो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब क्या होता है। शेयर वारंट, इट इज जस्ट लाइक ए वारंटी कार्ड। मतलब आज कंपनी के पास इन्वेस्टर तो खड़ा है, पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी है, इन्वेस्टर बोलता है लाओ आप अपने कंपनी के शेयर्स दो और मैं पैसा देने को तैयार हूं आपको। कंपनी इज लाइक कि पैसा भी लेना है लेकिन कंपनी के पास शेयर्स नहीं है देने को, तो कंपनी क्या करता है, शेयर्स के बदले में शेयर वारंट दे देता है और बोलता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दीज वारंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ठीक है। आज शेयर्स नहीं है, आज शेयर्स के रिप्लेसमेंट में कंपनी ने क्या दे दिया, शेयर वारंट, जो फ्यूचर में क्या बन जाएंगे, शेयर्स बन जाएंगे, दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट
शेयर वारंट, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज, आपको पता होना चाहिए। आई बात समझ में? अब अपना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम रहेगा, वो आपसे हद मार के पूछेंगे प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल या फिर प्रेजेंट शेयर कैपिटल, इतना ही अपना पोर्शन है, ठीक है। अब ये जो प्रिस्क्राइब्ड है अपने को यही करना पड़ेगा। अब शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा? सबसे पहले वी हैव टू प्रेजेंट ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑलरेडी हमने शेयर्स में पढ़ा था व्हाट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम में कितना शेयर कंपनी इशू कर सकता है, दैट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, राइट। अब क्वेश्चन में हमारे पास इक्विटी शेयर्स होंगे तो हम इक्विटी शेयर्स प्रेजेंट करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स प्रेजेंट करेंगे, राइट। आई बात समझ में? तो यहां हम लिख देंगे, सपोज ऐसे लिख दूं मैं, 10 lakh equity shares of rupees 10 each, दिस इज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगा इधर 100 lakhs। आई बात समझ में? क्लियर है? तो हमें सिर्फ यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल को सबसे पहले प्रेजेंट करना है। क्या ये कंपलसरी है? यस, दैट्स एन इंफॉर्मेशन। इसका मेरा बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन टू द यूजर। क्या भैया बैलेंस शीट के हर आइटम के लिए ऐसे करते हैं? नहीं, सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए स्पेसिफाइड कर दिया कि आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। आई बात समझ में? तो जब हम शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, राइट। इफ क्वेश्चन में भैया ऑथोराइज नहीं दिया हुआ तो ब्लैंक छोड़ देंगे। वी विल गिव द हेडिंग ऑथोराइज शेयर कैपिटल डैश, वी डोंट नो हाउ मच इज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल में हम क्या प्रेजेंट करेंगे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल, राइट। अब इसमें से कुछ शेयर्स हम ऑफर करते हैं, राइट। अब हम पब्लिक को भी ऑफर कर सकते हैं, प्रोमोटर को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है। तो जितना टोटल शेयर और टिल द बैलेंस शीट डेट कंपनी ने इशू कर रखा है, वो हम दिखाते हैं अंडर इशूड शेयर कैपिटल। ऑथराइज के बाद क्या दिखाना है? इशूड शेयर कैपिटल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ शेयर्स है वो इधर आ जाएगा, नंबर्स 10,000 50,000 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ, जितना भी फेस वैल्यू है वो आ जाएगा, और मल्टीप्लाई होके वैल्यू आ जाएगा इधर, राइट। नाउ दिस इज ऑल्सो अ इंफॉर्मेशन, इसका भी मेरा बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये दोनों ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, बोथ आर इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू गिव टू अवर यूजर्स, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द शेड्यूल 3 फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड है। क्लियर है? आई बात समझ में? समझ में? पहले ऑथराइज दिखाएंगे और बाद में इशूड। नेक्स्ट वी विल शो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ दिस इज द रियल थिंग जो मुझे चाहिए। सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या था? पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, जितना हमने इशू किया है उसमें से जितना शेयर्स लोगों ने खरीद लिया या बिक गया, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट, दैट इज सब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो अब इसमें दो कैटेगरी अच्छे से समझनी। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सारा ले लो। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ये दोनों पहले अच्छे से समझ लो। सपोज फेस वैल्यू है 10 रुपए, कॉल्ड अप भी 10 रुपए, एरियर 2 रुपए का कर रखा है। 10 रुपए फेस वैल्यू था, कंपनी ने पूरा फेस वैल्यू मंगवा रखा है, और एरियर किया हुआ है 2 रुपए का। तो नाउ दिस विल बी कंसिडर एज सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप नहीं है, मतलब एरियर आ गया ना यहाँ पे, राइट। समझना, एरियर पार्ट हटा दूं, कॉल्ड अप है 10 रुपए, पेड अप भी है 10 रुपए, तो ये आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में। अभी और समझना, कॉल्ड अप है 8 रुपए, पेड अप भी है 8 रुपए, किधर आएगा?
₹10 फेस वैल्यू है, कंपनी ने कॉल कर रखा है 8 और सारे शेयर होल्डर ने अपना ₹8 दिया है, तो किधर आएगा ये? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। क्योंकि फुल्ली पेड अप तभी हो सकता है जब फुल्ली कॉल्ड अप होता है। आई बात समझ में? जब तक फुल्ली कॉल्ड अप नहीं होगा तब तक फुल्ली पेड अप कैटेगरी आ ही नहीं सकता। आई बात समझ में? सपोज फेस वैल्यू है 10, कॉल्ड अप है 8 और पेड अप सिर्फ 6 है, तो किस कैटेगरी में आएगा? नॉट। जहां एरियर आ गया उतने शेयर्स तो कहां चले जाएंगे मेरे? नॉट फुल्ली पेड अप, राइट? पहला चीज, एरियर नहीं है, जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया सारा पैसा शेयर होल्डर ने दिया है, स्टिल नॉट फुल्ली पेड अप में आ सकता है इफ, कब? यस, फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। जितना फेस वैल्यू है वो पूरा का पूरा यदि कंपनी ने नहीं मंगवा रखा तभी भी वो किस कैटेगरी में जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ये क्लियर है? आई बात समझ में? तो जितने शेयर्स से हमने पूरा कंप्लीट फेस वैल्यू मंगवा रखा है और उन्होंने पूरा फेस वैल्यू दे रखा है, वही शेयर्स हम दिखाते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में। इज इट क्लियर? नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, समटाइम्स वी गिव शेयर टू द वेंडर्स, अंडरराइटर्स, प्रोमोटर्स, राइट? बोनस फ्री में बांट देते हैं। इन सारा सिचुएशन में कंपनी में पैसा नहीं आता, दिस इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पूरे साल में कंपनी ने जितने शेयर्स अदर देन कैश दे रखा है उसको अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा। उधर टेबल पे रख, नाम लिखते ना, नाम लिख के टेबल। तो जितने शेयर्स, मतलब अब वो लोग भी तो फुल्ली पेड अप कैटेगरी से ही होंगे मेरे। अब इस कैटेगरी में से इतने शेयर्स में से जितने शेयर्स हमने अदर देन कैश दे रखे, मतलब बार्टर सिस्टम में, तो उतना शेयर्स आपको नीचे बताना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो मार्क्स चला जाता है। दैट इज आउट ऑफ द अबव, मतलब इसमें से जितने शेयर्स हमने इश्यू कर रखे हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? तो जितना शेयर्स इनटू द अमाउंट मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गया। क्लियर है ये? अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड, अब इसमें होगा क्या? या तो फुल्ली कॉल्ड अप होगा या फिर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं होगा। इफ फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है तो वो इसी कैटेगरी में आएगा। इफ फुल्ली कॉल्ड अप है लेकिन एरियर है तभी भी इस कैटेगरी में आएगा, राइट? तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू जो भी होगा, और जितना हमने कॉल्ड कर रखा है, यानी इतना वैल्यू कंपनी ने मंगवाया था, उसमें से जितना पैसा हमने नहीं दिया वो माइनस हो जाएगा। इतना पैसा टोटल कंपनी ने मंगवाया, जितना एरियर है वो माइनस कर देंगे। बिकॉज जर्नल एंट्री में हम कॉल्स इन एरियर डेबिट करते हैं ना। इफ कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफिट नहीं किया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट तो रह गया ना। अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट को कहीं तो बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है, तो इट इज प्रेजेंटेड हियर अंडर शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स। डेबिट बैलेंस है, एनी लेजर हैविंग डेबिट बैलेंस शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द एसेट साइड। जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस हम एसेट साइड दिखाते थे, तो कोई भी लेजर जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको एसेट साइड में दिखाना चाहिए। बट यहां पे रदर देन हम क्या कर रहे हैं, एसेट में नहीं दिखा के लाइबिलिटी साइड में माइनस करके दिखा रहे हैं। जस्ट लाइक डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन भी तो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी में नहीं दिखा के हम एसेट से माइनस करके दिखते हैं ना, राइट? आई बात समझ में? तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर इधर माइनस करते हैं। इसलिए हमने नोट्स में लिखा था कि कॉल्स इन एरियर को कहां प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट में? अंडर शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है? आई बात समझ में? तो जितने शेयर होल्डर से हमने पैसा मंगवाया, उन्होंने जितना एरियर कर रखा है वैल्यू आ गया। अब कुछ शेयर होल्डर को हम फॉरफिट कर लेते, फॉरफिट कर लिया, लेकिन हमने उनको री इश्यू नहीं किया, तो उनका पैसा जो ऑलरेडी उन्होंने कंपनी में दे रखा था वो तो फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा है। और फॉरफिचर के टाइम हम फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट करते हैं ना। अब उसको कहीं तो बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, यूज नहीं किया तो उसको कहां दिखाएंगे? यहां शेयर कैपिटल के नोट्स में अलग से शेयर फॉरफिचर अकाउंट का जो वैल्यू बच गया उस अकाउंट में पड़ा है वो हम यहां प्रेजेंट करते हैं। एंड फुल्ली पेड अप और ये वैल्यू टोटल जो भी आएगा ये मेरा बैलेंस शीट में यहां प्रेजेंट होता है।
यस, शेयर कैपिटल, बिकॉज एक्चुअल तो पैसे का लेन देन तो वही था, बाकी तो दोनों इंफॉर्मेशन है। ऑथोराइज्ड एंड इशूड तो इंफॉर्मेशन है, सब्सक्राइब्ड वाले में ही तो आपके पास पैसा का इनफ्लो हुआ है। आई बात समझ में? तो सब्सक्राइब्ड में दो है, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कैटेगरी कब आएगा? जब फुल्ली फेस वैल्यू कॉल्ड है एंड देयर इज नो एरियर, तब आएगा। अदरवाइज कौन सा कैटेगरी आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप। चाहे पार्टली कॉल्ड अप है तभी भी कौन सा आएगा? नॉट फुल्ली पेड अप वाला। और इफ एरियर है तभी भी नॉट फुल्ली पेड अप वाला कैटेगरी में आएंगे वो सारे शेयर्स। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर जितना भी उसमें से लेस कॉल्स इन एरियर ऐड शेयर फॉरफीचर। समझ में आया? बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट प्रेजेंटेशन क्लियर है? और ये समटाइम्स माइट भी कभी कभी पूछ लेते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर का पहला एंट्री कब आता है? जब हम फॉरफिट करते हैं तो फॉरफीचर क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होता है? शेयर कैपिटल। तो बाय शेयर कैपिटल आ गया। फॉरफीचर क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में बाय शेयर कैपिटल। देन फिर अगेन हम कभी कभी फॉरफीचर यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ री इशू, तो टू शेयर कैपिटल जितना यूज कर लिया, और या फिर री इशू के बाद भी पैसा बच गया तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कभी कभी कुछ शेयर्स हम री इशू नहीं करते तो उनका पैसा तो फॉरफीचर में रहेगा ना, दैट इज बैलेंस सीडी। और ये बैलेंस सीडी तो इधर रहता है जिनको हमने अभी तक री इशू नहीं किया। समझ में आया बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन? बस दैट वाज द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू शेयर्स। हाँ, एक वाला आप स्टार्टिंग में बताया थे कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा है वो एट द एंड में क्या चीज यूज होता है? 5 पर्पसेस है उसके लिए यूज होगा। हाँ, फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ डिस्काउंट, कमीशन इशू, उसके लिए। देन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स देने के लिए, बायबैक करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स उसके लिए। अब उसमें जो मतलब प्रीमियम वाला जो पार्ट है वो भी मंथली ट्रांजैक्शन है, तो वो मतलब बैलेंस शीट में कहाँ है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, अभी बताया ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही आएगा, बिकॉज दैट इज आल्सो कैपिटल प्रॉफिट। एवरी टाइप ऑफ प्रॉफिट वेदर इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड या कोई भी हो, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स will comes under reserves and surplus. जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो शेयर होल्डर्स पर। हाँ, वो अरे एट द एंड ऑफ द डे यूज नहीं करेंगे तो ये पैसा किसके पास जाएगा? मालिक लोग के पास ही तो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर। और ठीक है, किसी का डाउट, कोई दिक्कत? हाँ देखो, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रेजेंटेशन का तो समझ में आ जाएगा। सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड का एक क्वेश्चन है क्या? 2, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन? एज पर शेड्यूल, सिर्फ शेयर कैपिटल का ही पार्ट बोला है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है, पूरा बैलेंस शीट कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, अब देखो हम कैसे बनाएंगे, अच्छे से समझना, साथ साथ में करते हैं। नहीं, बस जो था इतना ही है आपका पोर्शन सिलेबस में, 12th बोर्ड्स में इतना ही है। उसके बाद आगे चल के आप प्रॉपर बैलेंस शीट सीखते हो। देखो ऊपर में अपना कंपनी का नाम आ जाएगा, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, बैलेंस शीट, ब्रैकेट में आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम कंप्लीट नहीं बना रहे ना, सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट कर रहे हैं। डेट क्या है? एजेट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। अब देखो, जब हमारे पास 2 साल का डेटा नहीं है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, तो हम सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स, यस, नोट नंबर, अमाउंट,
अब यहाँ करंट ईयर प्रीवियस ईयर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास 2 साल का डेटा है नहीं। अरे देते थे ना करंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉलम। निकालना तो कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ रहेगा, प्रीवियस ईयर तो दिया हुआ रहेगा, करंट ईयर निकालना होता है। पहला इधर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहला लाइन आइटम हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर में मेरे काम का क्या है, शेयर कैपिटल, जिसके लिए हम नोट नंबर 1 डाल रहे हैं, ताकि क्योंकि उसका नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 बनेगा। बस हमें तो इतना ही प्रेजेंट करना है, लाइन टान देंगे, ये हमारे सिलेबस में तो इतना ही है। थर्ड बुक में आप पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी सीखोगे, याद करोगे उसको, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ आइटम्स देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा हेड और सब हेड्स में दिखाओगे आप। जैसे बोल देगा सिक्योरिटीज प्रीमियम किधर दिखाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस, सॉरी शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। आपसे बोल देगा शेयर फॉरफीचर का वैल्यू किधर दिखाओगे, तो आप बताओगे शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पूरा एंटायर बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा याद होना पड़ेगा कि कौन सा हेड होता है, कौन सा सब हेड्स होता है, वो हो जाएगा वहां पे इजीली। हाँ 1 मार्क। अब अपन बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 नोट शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या चाहिए, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख तो रुपया है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो विल राइट 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो टोटल वैल्यू 10 लाख। कहानी खत्म। तो एक ही टाइप का तो शेयर्स है, प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस को भी प्रेजेंट करते हैं अपन। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाँ दोनों ही नहीं तो तब तो देना पड़ता ना। दोनों ही नहीं होता, हाँ तब डैश लिखते हैं। तब देना। हाँ इश्यूड शेयर कैपिटल, अब हमने कितना ऑफर किया, 50,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए, तो विल राइट 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, वैल्यू वाइज 5 लाख। ये भी जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। ऑथराइज्ड इशूड, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसके अंदर दो होता है, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। नाउ सी आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ₹2 एप्लीकेशन के साथ देना था, ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम on allotment and the balance on first and final call. The issue was fully subscribed and all the amount was duly received except first and final call money on 500 shares. इसका मतलब सिर्फ 500 शेयर होल्डर ने एरियर किया है, बाकी सबने पूरा पैसा दिया है। तो बाकी सबसे क्या हमने पूरा कॉल्ड अप भी कर लिया क्या, फुल्ली कॉल्ड अप है क्या, यस हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवा रहे, मतलब फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप हो गया। तो वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में। सब्सक्राइब्ड एंड
फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स लेंगे यहाँ पे अपन? 49,500 शेयर्स। ऑफ रुपीज 10 each, 4,95,000। क्लियर है? देन वो 500 वाले कहाँ चले जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। 500 equity shares of rupees 10 each, 5,000। इनका तो एरियर है ना, तो लेस कॉल्स इन एरियर। कितना एरियर है इनका? 500 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना था? कितना था? यस, 5 रुपए। क्योंकि 2 रुपए एप्लीकेशन पे था, अलॉटमेंट में 3+5 है, तो बाकी बचा हुआ पैसा हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चाहिए, तो यानी 5 रुपीज। वैल्यू कितना आएगा? 497,500। क्योंकि यहाँ पे हमने तो कोई शेयर्स फॉरफिट किए नहीं, तो फॉरफिचर का तो कोई बात ही नहीं आएगा। अब ये जो 4,97,500 आया है, ये किधर जाएगा मेरा? बैलेंस शीट। 495 प्लस दिस 497,500। समझ में आया? आ सकता है। ना ना, फर्क नहीं पड़ेगा। अलग से यूज है ये अलग से कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? समझ में आया? सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, क्लैन लिमिटेड। क्योंकि मुझे एकदम बड़े क्वेश्चन के साथ में जो बैलेंस शीट है उसको सिखा के लॉजिक नहीं है, बिकॉज वो आपके बोर्ड्स में पूछता भी नहीं। 6 मार्क्स का हाईएस्ट क्वेश्चन है, तो आपको इन्हीं लेवल के छोटे क्वेश्चन जहां पे डायरेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स पूछा है, बस वही सीखना है। हाँ बस। क्लैन लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? समझ में आ रहा है बार बार वर्ड शेड्यूल 3 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसी में फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का। तो क्लैन लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, डेट नहीं पता हमें, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, आपका एग्जाम में कभी प्रीवियस ईयर का रहेगा भी नहीं, एक ही कॉलम रहेगा। वो तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि वो चीज आपको काम आएगी जब अपन कंपैरेटिव और कॉमन साइज सीखेंगे ना, वहां काम आएगा। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहला आइटम क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड। उसमें क्या क्या आएगा?
बस हमें तो एक से ही मतलब। क्योंकि आपसे मांगा ही क्या है, शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस। हाँ, क्योंकि ये तो पहला ही नोट बना रहे हैं हम। और बैलेंस शीट के साइड में ऐसे लिख दो एक्सट्रैक्ट। चलो भाई, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए अपन। हेडिंग आ जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1, शेयर कैपिटल का नोट्स बनाएंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने ऑथोराइज शेयर्स है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। 10 लाख। क्या चीज? हाँ, किसी को भी दो, इशूड तो किया ही ना कंपनी ने, तो इशूड में सब कुछ आएगा। नेक्स्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल। क्वेश्चन इज सेइंग हमने 8,000 शेयर्स तो वेंडर्स को दिए हैं फुल्ली पेड अप फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस। देन 20,000 शेयर्स हमने पब्लिक को दे रखे, तो हमारा टोटल इशू कितना हो गया? 28,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। क्लियर है? नेक्स्ट क्या करना है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब एक बात बताओ, जो वेंडर को दिया है वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और जो ये 20,000 शेयर्स हमने पब्लिक को दिए, उनसे हमने कितना कॉल अप कर रखा है? फेस वैल्यू कितना था? क्या फुल्ली कॉल्ड अप है? तो किधर आएगा? सोचना ही नहीं है एरियर है या नहीं है। आई बात समझ में? जब फुल्ली कॉल्ड अप नहीं तो सीधा कहां जाएगा? नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहां पे मेरा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने आएंगे? 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। 80,000। अब यहां पे आपको नीचे ब्रैकेट में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कंसिडरेशन अदर देन कैश ही है। आउट ऑफ द अबव 8,000 shares are issued for consideration other than cash। लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स चला जाएगा। फिर और एक क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। अब इसमें कितने शेयर्स है? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each
₹8 कॉल्ड अप। क्या किसी का एरियर है क्या? नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ जाएगा। कितना वैल्यू आएगा? 1,60,000। तो बस ये टोटल वैल्यू 160 प्लस 80 2,40,000 ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। ये वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। समझ में आया? एग्जाम लेवल पे तो नहीं आता। और बड़े क्वेश्चन में मैंने वैसे ही बोला है कि आप फिर डायरेक्ट वैसे नहीं पूछेंगे विद बैलेंस शीट। क्लियर है सबको? So that was everything. Practical question number 77 will be your homework. Write down the homework. We'll discuss in the next class. ठीक है? फिर मेरे हिसाब से शेयर्स में बस प्रैक्टिस ही चाहिए अपने। एंड जितने क्वेश्चंस अपन ने क्लास में किए वही क्वेश्चन आप शिद्दत से कर लो। उसके ऊपर बोर्ड्स वाले नहीं पूछते, जाएंगे ही नहीं। और नोट्स यदि थोरोली आप रिवाइज कर लोगे तो एमसीक्यू में मिस्टेक्स नहीं होगी। 77, 81, 77 is on 1st April 22. Vivek Limited was formed with an विवेक लिमिटेड का क्वेश्चन ही नहीं है क्या? नोट्स टू अकाउंट्स ही बनाना है। ठीक है, नहीं तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर लेना, किसी न किसका बुक में होगा। 8, हाँ। देन 81 में तुम्हारा है एक्स लिमिटेड विथ अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। आगे पीछे तो होगा। एक्स लिमिटेड विथ अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 50 लाख इन इक्विटी शेयर, उसमें जर्नल भी पूछा है और नोट्स टू अकाउंट्स भी। न्यू बुक 79 है क्या? न्यू बुक 79। वन 101 directors of Asoka Metals Limited. On 1st April, the directors of Asoka Metals Limited issued 60,000 equity shares of 10 each at 12 per share. 99. Yeah, 25 edition looks like 5 to 26. 25. ऐसा ही होता ना अच्छा। हम्म। ठीक है, आप इतना करोगे। इसमें जो बैलेंस शीट, इसमें से जो 81 और 101 मैंने बोला है दैट्स एन एंटायर क्वेश्चन, ठीक है। बट आपको जो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन करना है वो सिर्फ शेयर कैपिटल वाला करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।